जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। आज एक दिलचस्प मौजू के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन अपने इस दिलचस्प मौजू को शुरू करने से पहले हम कुछ अर्ज़ करना चाहेंगे कि हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ में जिसमें हमने देही प्रॉपर्टी या ज़मीन के हवाले से दस्तावेज़ी पहचान बताई थी, वहाँ ज़मीन की एक किस्म में ज़िक्र था लाल लकीर या लाल डोरे का। इस हवाले से हमारे चंद मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ने हमसे वजाहत की फरमाइश की है और वो कुछ ऐसा कि मामला समझ में नहीं आया, लिहाजा मुख्तसरन हम एक बार फिर दोहराए देते हैं कि ज़माना कदीम से एक ऐसी ज़मीन जो बंजर या गैर आबाद है और कुछ लोग मिलकर उसके आबादकारी शुरू करते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता ज़राअत का सिलसिला कायम करते हैं। अब जब ज़मीन ज़राई बन जाती है तो फिर इस ज़मीन से रिहायशी मकसद के लिए कुछ हिस्सा अलहदा कर लिया जाता है। पटवार के कानून में इस अलग ज़मीन को लाल लकीर से निशान लगा दिया जाता है। इसका वाज़ेह मतलब यही होता है कि इस ज़री ज़मीन के इस हिस्से पर अब ज़राअत नहीं होगी, बल्कि इस ज़मीन का इस्तेमाल रिहाइश या रिहाइश से मुंसलिक कारोबार या दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस निशान ज़दा ज़मीन के हिस्से को लाल लकीर या लाल डोरा की ज़मीन कहते हैं। बस याद रखने की बात है कि देह की या गांव की ऐसी ज़मीन जिस पर ना तो कोई नंबर होता है, ना ही इसमें किसी किस्म के नक्शे होते हैं, बल्कि यहाँ मलकियत सिर्फ कब्ज़े की बुनियाद पे होती है और ऐसी ज़मीन के दस्तावेज़ात भी नहीं होते। अलबत्ता ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है और वो भी सिर्फ एक स्टैम्प पेपर पर सेल डीड की शक्ल में। अमूमन कमर्शियल बैंक इस किस्म की जायदाद को रहन नहीं लेते या मॉर्गेज नहीं करते और ना ही कर्जे जारी करते हैं। अलबत्ता ज़रई तरक्याती बैंक अगर ज़रई पासबुक हो तो उसकी बुनियाद पर ज़रई कर्जे जारी कर सकता है। तो दोस्तों, वजाहत के बाद हम दोबारा अपने आज के उस दिलचस्प मौजू की तरफ लौटते हैं और फिर शुरू करते हैं अपने उस फिक्रे से कि बैंक हमें कर्जा नहीं देता। गुफ्तगू को इस अंदाज से अक्सर लोग शुरू करते हैं और मासूमाना लहजे में फरियाद करते नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि जब बैंक का काम ही कर्जे देना है तो वो सबको कर्जे क्यों नहीं देता, या इसको दूसरे रुख से देखा जाए तो कुछ ऐसे कि बैंक हर एक को कर्जा नहीं देता। फिर यह भी एक तल्ख हकीकत है कि बैंक जिन लोगों को कर्जे देता है उनमें से भी बहुत सारे कर्जे डिफॉल्ट हो जाते हैं या कर्जे वापस नहीं करते, जिनको हम नॉन परफॉर्मिंग लोन कहते हैं। अब ये तो बिल्कुल भी इंसाफ के मुनाफी है कि जो कर्जे के तलबगार हैं बैंक उनको कर्जा नहीं देता है और जिनको देता है वहाँ यकीनी तौर पे सारे कर्जे वापस नहीं होते। अब होना तो ये चाहिए कि जब बैंक अपने तरीक़ेकार के मुताबिक देखभाल कर और कर्जे के मामलात को खूब अच्छी तरह से परख कर फिर भी अपने नॉन परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो को रोक नहीं पाते। खैर, अब इस नॉन परफॉर्मिंग लोन वाले एरिया को तो बाद में आने वाली वीडियो में देखेंगे और ये बात हम अपने तजर्बे और तहकीक की बुनियाद पर कह सकते हैं कि सिर्फ एक गलती या एक कमज़ोरी पर अगर बैंक्स काबू पा लें तो कम अज़ कम नॉन परफॉर्मिंग लोन या नॉन परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो का निस्फ तो वो रोक सकते हैं। तो फिर क्या बैंक खुद ही ऐसा नहीं चाहते? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि मामला कुछ लापरवाही का या थोड़ा सा गफलत का होता है और जिससे बैंकों को पीछा छुड़वाना होगा और ये सब कुछ कमज़ोर पॉलिसी का नतीजा होता है। इंशाल्लाह ये सब कुछ तफसील से अपने वक्त पे हम ज़रूर देखेंगे। अब अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में कुछ कहना हो तो सिर्फ इतना कि बैंकों में कर्ज़ों की मंजूरी कस्टमर के कैश फ्लो यानी उसके फिनेंशियल्स या बैलेंस शीट के बागौर मुतालिया और उसके तज्जिए को सामने रखकर किया जाता है। अब जब एक दफ़ा कर्जा डिसबर्स हो जाता है, दे दिया जाता है, तो फिर 1 साल के लिए बैलेंस शीट सो जाती है, यानी अब वो कर्जा कैश फ्लो से हटकर और सिक्योर्ड बेस बन जाता है। इसके बाद जब कभी या किसी भी वक्त कोई मामला दरपेश होता है तो ये देखा जाता है कि उस कर्जे के पीछे सिक्योरिटी किस किस्म की है और कितनी है। अरे भाई, जब कर्जा कैश फ्लो की बुनियाद पे दिया गया था
तो फिर वो बुनियाद क्यों गिरा दी गई? यकीनन सिक्योरिटीज या जमानत का आंसर अपनी जगह बहुत अहम है, मगर ये कब कैश फ्लो पे हावी हो गया इसका तो पता ही नहीं चला। और आज सिक्योरिटीज या जमानत की बुनियाद पे ये देखा जा रहा है कि ये कर्जा कैसे वापस लिया जाए। बस यही एक म्यार अगर दुरुस्त कर लिया जाए और कर्जा लेने वाले के बिजनेस, कारोबार, उसके मामलात और कैश फ्लो को बजाय 3 माह या 1 साल के हर 2 हफ्ते की बुनियाद पर देखा जाए या उसकी निगरानी की जाए, तो हमें यकीन है कि आज के नॉन परफॉर्मिंग कर्जों की मिकदार कम से कम आधी तो जरूर हो सकती है। बहरहाल ये हमारा आइंदा का प्रोग्राम है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। आज सिर्फ ये देखेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस या घर के लिए बैंक किस किस्म के दरखास्तों पर कर्जा आसानी से और जल्द जारी कर देते हैं, और ऐसी वो कौन सी दरखास्तें हैं जिनको बैंक किन वजूहात पर रद्द या मना कर देते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि बैंकों की आमदनी का एक बड़ा जरिया जारी शुदा कर्जों से हासिल होने वाले मार्कअप से होता है, लिहाजा कर्जे जारी करना बैंक की जरूरत है। ये कर्जे हम इससे पहले सूद और मार्कअप के फर्क की वीडियो में देख चुके हैं। इन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज भी कहा जाता है। कर्जों के इकसाम, कर्ज लेने वालों के लिए शराइत, अब ये सब एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर हम आज सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस या घर के लिए बैंक के कर्जे पे बात करेंगे। कर्जों की दरखास्तों पर बैंक सिर्फ एक नुक्ते पर फोकस होते हैं या सिर्फ वो एक ही चीज देखते हैं कि इन कर्जों को यकीनी वापसी कैसे होगी। अब अगर उन्हें यह यकीन हो जाए तो फिर कोई शक नहीं कि बैंक कर्जा जारी कर देंगे। अब इस यकीन दहानी को जांचने या उसका म्यार देखने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा हदायत और माजी के तजुर्बात की रोशनी में एक मखसूस निज़ाम वाज़े किया जाता है और उसे कहते हैं क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम या क्रेडिट पॉइंटिंग सिस्टम। ऐसा सिर्फ हमारे वतन अजीज में नहीं होता, बल्कि दुनिया भर के बैंकों में इस सिस्टम से फ़ायदा लिया जाता है। इस निज़ाम में हाउसिंग फाइनेंस से मुतालिक चंद ज़रूरी और अहम सवालात के जवाब या वजाहतों को उनकी अहमियत की बुनियाद पर नंबर्स या पॉइंट्स मखसूस कर दिए जाते हैं और दरखास्त फॉर्म में इन सवाल को प्रिंट कर दिया जाता है। इसके बाद कस्टमर से इनके जवाबात को पहले से तयशुदा नंबरों के हिसाब से नंबर्स दिए जाते हैं और हासिल शुदा मजमूई नंबरों की बुनियाद पे कर्जा देने वाला बैंक ये फैसला करता है कि दरखास्त गुजार को कर्जे की मंजूरी देनी है या नहीं। अगर मंजूर करना है तो फिर कितना कर्जा मुनासिब होगा। हमने इसी मुनासिबत से एक शेड्यूल या टेबल तैयार किया है जो कि कतई फर्जी है, मगर मामले को समझने के लिए उसकी ज़रूरत है। तो चलें फिर हम यूँ समझते हैं कि कर्जे के एक फर्जी दरखास्त पर बैंक कैसे स्कोरिंग करता है और फैसले करता है कि कर्जा जारी किया जाए या नहीं। इस सिलसिले में सबसे पहला और अहम सवाल कस्टमर से उसकी आमदनी के हवाले से होता है। अब वो या तो मुलाजमत करता होगा यानी मुलाजिम होगा, या फिर अपना कारोबार या तिजारत और या फिर ज़राअत के पेशे से मुंसलिक होगा। तो फिर हम इसे कुछ दर्जों में तकसीम कर लेते हैं। पहले दर्जे में मिलिट्री पर्सन या फिर ऐसे अफराद जो मुसल्लह अफवाज के किसी शोबे से मुंसलिक हैं। अब या तो वो कमीशन्ड ऑफिसर होंगे या फिर नॉन कमीशन फौजी। इसी तरह से मुसल्लह अफवाज से मुंसलिक ऐसे सिविलियन या गैर फौजी अफराद जो कि एडमिनिस्ट्रेशन या दफ्तरी अमूर से मुंसलिक हों। इसी तरह उनकी मुद्दत मुलाजमत। इसके बाद दूसरे हिस्से में वफाकी मुलाजमत में गजेटेड और नॉन गजेटेड मुलाजमीन और उनकी मुद्दत मुलाजमत। अगले मरहले में कॉरपोरेशन और निजी मुलाजमत करने वाले अफराद, और इसी तरह से किसी गैर मुल्की सरमायाकारी से मुंसलिक या NGO से मुंसलिक अफराद, मुलाजमीन, और ये सब लिस्ट आपके सामने मौजूद है। यहाँ हमने 1 से 20 तक के नंबर्स रखे हैं और फर्ज कर लेते हैं कि एक दरखास्त गुजार सूबाई हुकूमत का नॉन गजेटेड मुलाजिम है और उसकी मुद्दत मुलाजमत भी 10 साल से कम है, तो उसे इस चार्ट के मुताबिक 20 में से 12 नंबर्स मिलते हैं। दूसरे दर्जे में इक्विटी का सवाल होता है। इसका मतलब यह है
कि घर की खरीदारी के सिलसिले में दरखास्त गुजार अपनी जेब से कितनी रकम शामिल करेगा। अब शर्त के मुताबिक कम अज कम 10% तो लाजमी है, और उससे ज्यादा अगर वो रकम शामिल करता है और बैंक फिर कर्जे की शरह को कम करता है, तो उसे यहाँ जो मार्क्स मिलेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर दरखास्त गुजार 25% रकम खुद अदा करता है और 75% के मुताबिक बैंक से कर्जा लेता है, तो फिर उसे यहाँ 10 में से 6 नंबर मिलते हैं। इसके बाद तीसरे दर्जे में दरखास्त गुजार एक खाली प्लाट का मालिक है और इस पर घर की तामीरी लागत के मुनासबत से उसे कर्जा दरकार है, तो फिर उसे 10 में से 10 नंबर ही मिलेंगे। अलबत्ता वो तामीर शुदा घर खरीदना चाहता है या फ्लैट या अपार्टमेंट, तो फिर उसके मार्क्स कुछ कम हो जाएंगे। इसके बाद अगले मरहले का सवाल का ताल्लुक कस्टमर के रिहायशी इलाके से मुताल्लिक है, और ऐसे तमाम इलाकों को 6 हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं। अब यहाँ जिस दरख्वास्त गुजार की मिसाल दी जा रही है, वो एक ऐसे इलाके में घर लेना चाहता है और उसके लिए कर्जे का तलबगार है जहाँ उसको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद सवाल ये आता है कि क्या कस्टमर घर के अलावा किसी और किस्म की लिक्विड सिक्योरिटीज या जमानत भी जमा करवा सकता है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है, मगर एक इजाफी शक्ल है। मसलन उसके पास डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट मौजूद हैं, या फॉरेन करेंसी या जमा शुदा रकूमात या कोई और इस किस्म की जमानत, तो अगर वो इजाफी जमानत के तौर पे ये सिक्योरिटीज जमा करवाता है तो उसे फिर इजाफी 5 नंबर मिल सकते हैं। इससे अगला सवाल बहुत अहम और उसके नंबर भी ज़्यादा हैं, यानी 20 नंबर हैं, और वो सवाल है कर्जे की मुद्दत के हवाले से। अब यहाँ कर्जा जितनी कम मुद्दत का होगा उसके नंबर ज़्यादा होंगे और ज़्यादा मुद्दत के कर्जे के नंबर कम होंगे। हमारा ये फर्जी कस्टमर 10 साल के लिए कर्जे की दरख्वास्त दे रहा है, तो फिर उसे मिले 20 में से 15 नंबर। अब अगर वो 5 साल या उससे कम मुद्दत के कर्जे के लिए दरख्वास्त देता तो फिर उसे पूरे 20 नंबर मिलते, और अगर उसके कर्जे की मुद्दत 20 साल होती तो फिर उसके नंबर 6 हो जाते। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर दरख्वास्त गुजार इनफरादी हैसियत में है तो उसके 5 नंबर हैं, और अगर ज्वाइंट दरख्वास्त की सूरत में फिर उसके 3 नंबर होंगे। आगे के मरहले में कर्जे की मिकदार सामने आती है। कर्जा जितना कम होगा उसके नंबर ज्यादा होंगे। इसी तरह से कर्जे की मिकदार बढ़ती जाएगी और फिर उसके नंबर्स कम होते जाएंगे। 5 लाख तक के कर्जे पर 15 नंबर हैं और 50 लाख या उससे ज्यादा नंबर कर्जे पर 8 नंबर। अब हमारा फर्जी कस्टमर ने 10 लाख रुपए की दरखास्त दी है, तो फिर उसे मिले 13 नंबर। आखिरी मरहले में यह देखा जा रहा है कि दरखास्त गुजार पहली दफा कर्जा ले रहा है या उससे पहले भी कर्जा ले चुका है या किसी भी किस्म का कर्जा। तो ऐसी सूरत में पहली दफा कर्जा लेने वाले को 5 नंबर, दूसरी दफा या बाद में और दफा लेने के लिए उसको फिर मिलेंगे 3 नंबर। अब चूंकि हमारा कस्टमर तो फिर पहली दफा ले रहा है तो उसे फिर मिले पूरे 5 नंबर। अब इस सब के बाद आखिर में हम टोटल कर लेते हैं, तो फिर हमें मालूम हुआ कि हमारे कस्टमर ने 100 में से 71 नंबर 71 नंबर मार्क्स किए हैं, जबकि हमने यहाँ मेयार कम से कम 65 या 65 नंबरों का सेट कर रखा है। इस तरह से हमारा कस्टमर बैंक से कर्जा लेने में कामयाब रहा। उसको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सारी एक्सरसाइज, ये सारी कसरत फर्जी थी। इसका मकसद सिर्फ ये बताना और समझाना था कि बैंक अमूमन कर्जों की दरखास्तों को कैसे जांचते हैं। अब ये जरूरी भी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही होता होगा, बस यूं समझ लेंगे कुछ इस तरह के हालात होते हैं। और हम फिर ये दोहराए देते हैं कि अगर बैंक को ये यकीन हो जाए कि कर्जा अपने शेड्यूल पर वापस हो जाएगा तो फिर कोई शक नहीं, उसे जरूर कर्जा दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम जिक्र करते हैं कुछ उन ज़रूरी दस्तावेज़ात या कागजात के जो कि कर्जे की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करना ज़रूरी होते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे शनाख्ती कार्ड, जिससे कस्टमर का नाम, उसकी उम्र और उसकी पहचान की तस्दीक होती है। इस शनाख्ती कार्ड की मदद से बैंक CIB रिपोर्ट हासिल करता है। ये CIB रिपोर्ट बुनियादी तौर पर मुखफ़फ़ है
क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक झैली इदारा है जो कि हर माह तमाम बैंकों और फिनेंशियल इदारों से हर उस शख्स और इदारे की मालूमात इकट्ठी करता है जिसने पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी किसी भी किस्म का कर्जा ले रखा होता है। इस रिपोर्ट की मदद से बैंक दरखास्त गुजार के दूसरे बैंकों या दूसरे शहरों में लिए गए कर्जों की तफसीलात हासिल कर लेते हैं। शनाख्ती कार्ड के हमरा वो आमदनी का सबूत भी तलब करते हैं, जैसा कि अगर मुलाजिम है तो फिर मुलाजमत का शनाख्ती कार्ड, मुद्दत मुलाजमत का लेटर, इसी तरह आखिरी माह की पे स्लिप और मुमकिन है आखिरी साल की फाइनल करदा टैक्स रिटर्न की कॉपी भी, जिससे कस्टमर के माहाना आमदनी का सबूत मिल जाता है। कारोबारी अफराद के लिए दो तरह के टैक्स रिटर्न तलब किए जाते हैं। पहला रिटर्न उसके कारोबारी मामलात और आमदनी से मुताल्लिक होता है कि कारोबार से पिछले साल में कितना कमाया और कितना टैक्स अदा किया। दूसरा उसका जाती टैक्स रिटर्न, जिससे यह साबित होता है कि कारोबार की आमदनी से उसने कितना हिस्सा वसूल किया अपनी जात पर और फिर उसको खर्च किया। इसके बाद दरखास्त के साथ कस्टमर को कम से कम 6 माह का बैंक स्टेटमेंट भी मुंसलिक करना होता है, जो कि इस तरह से उसकी रकूमात की आमद और अखराज का रिकॉर्ड या टर्नओवर का पता चलता है। इससे यह भी अंदाजा होता है कि कस्टमर का कारोबार कैसे चल रहा है। यह शर्त तनख्वाहदार मुलाजिम के लिए भी हो सकती है, जिससे उसकी तनख्वाह की आमद और खर्च की तफसीलात मिल जाती हैं। इसके अलावा कस्टमर से उसके दीगर असासों की तफसीलात भी तलब की जाती है और इस मकसद के लिए अलहदा से एक फॉर्म दिया जाता है जिसे हम बारोअर बेसिक फैक्ट शीट कहते हैं। आखिर में कस्टमर से प्रॉपर्टी या जायदाद की दस्तावेजात की तस्दीक शुदा कॉपी तलब की जाती है जो कि वो खरीदना चाहता है, या अगर प्लॉट का मालिक है तो और उस पर तामीर या पहले से तामीर शुदा है तो उस पर मजीद तामीरात करवाना चाहता है। इन दस्तावेजात का माहिर कानून वकील से तज्जिया करवाया जाता है। इसी के साथ ही प्रॉपर्टी के मौजूदा मालियत का तखमीना लगवाने के लिए दस्तावेजात की एक कापी मंजूर शुदा वैल्यूएटर्स को भेजी जाती है, जो कि जायदाद को मौके पर आकर देखता है, उसका विजिट करता है, फिर एक रिपोर्ट की शक्ल में बैंक को मुतल्ला कर देता है। अब हम ये जरूर कहेंगे कि जब भी कोई शख्स बैंक में कर्जे के लिए दरखास्त देना चाहता है तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो कम से कम दस्तावेजात की 3 कापियां जरूर मुंसलिक करे, ताकि बैंक में काम करने वाले अमले को आसानी हो सके। मगर ये उसके लिए जरूरी नहीं है, बैंक वाले ये काम खुद भी कर लेते हैं। बस ये हो सकता है कि वो दस्तावेजात की कापियां बनाने के चार्जेस ले लें या शायद कुछ वक्त भी ले लें। कर्जा मंजूर होने के बाद कस्टमर को बाकायदा मुतल्ला किया जाता है, इतला दी जाती है और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जाते हैं जिन्हें बैंक की ज़बान में चार्ज डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इसके बाद वकील साहब की हिदायत के मुताबिक जायदाद के तमाम तर असली दस्तावेजात बैंक में जमा कर ली जाती हैं और रहननामा मॉर्गेज डीड 2 गवाहान की मौजूदगी में दस्तखत और निशाने अंगूठे से ले लिया जाता है। यहाँ थोड़ा सा तकलीफदेह मरला भी आ सकता है और इसके लिए हम आपको तैयार कर दें। जायदाद या प्रॉपर्टी अगर किसी खातून या औरत की है और वो पर्दा नशीन है तो फिर कानून के मुताबिक उसे बैंक के ऑफिसर के सामने पर्दा हटाना होगा, ताकि वो ऑफिसर शनाख्ती कार्ड की मार्फत उस पर्दा नशीन औरत की शनाख्त कर सके और उसकी तस्दीक करे। अब अगर इस मरहले पे कस्टमर ये कहता है कि पर्दा नशीन औरत पर्दा नहीं हटाएगी या ये कागजात उसे दे दिए जाएं और वो घर पर जाके दस्तखत करवा कर ला देगा, तो ऐसी सूरत में हम बैंक वालों को सिर्फ एक मशवरा देंगे कि ऐसे कस्टमर को कर्जे से मना कर दिया जाए, जो कि कानूनी तकाजे पूरे करने से इनकारी हो। अलबत्ता एक अच्छी सूरत यह हो सकती है कि बैंक की खातून ऑफिसर इस औरत को अलहदगी में ले जाकर उसकी शनाख्त की तस्दीकी अमल मुकम्मल कर ले, तो फिर इस तरह से किसी किस्म का एतराज सामने नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब अगर आपको पसंद आए तो फिर लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बाद हमारे इस मॉर्गेज फाइनेंस के सिलसिले की अगली वीडियो आखिरी होगी और इसमें हम घर के लिए कर्जे की दरख्वास्त फॉर्म को भरना बताएंगे। वैसे तो हमें यकीन है कि आप ये काम हमसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, फिर भी हम अपना एक आखिरी फरीज़ा ज़रूर अदा करेंगे। हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमें अब इजाज़त, आज तक के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं फिर इस मॉर्गेज फाइनेंस की
एक आखिरी और अगली वीडियो में। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।